अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एक्साइटेशन एंड एसोसिएटेड टर्म्स। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे आयोनाइजेशन एंड एसोसिएटेड टर्म्स। फिर करेंगे हम एक्सप्लेनेशन देंगे हम डे ब्राय ने कैसे एक्सप्लेन किया था सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द बोहर्स मॉडल, और उसके बाद हम देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ द बोहर्स मॉडल। तो डे ब्राय ने कैसे एक्सप्लेन किया था बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट। तो पहले हम देखेंगे एक्साइटेशन एंड एसोसिएटेड टर्म्स। तो जैसे भी हमने देखा है कि अगर हमें ज़मीन से किसी चीज़ को बाहर फेंकना है तो हमें उसे एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ती है। उसी तरह जैसे हम एटम जो होता है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में खुद चले नहीं जाते हैं, बल्कि उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एक्साइटेशन होती क्या है? एक्साइटेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो टू गेट इनटू द एक्साइटेड स्टेटस, उन्हें एक्साइटेड स्टेट में अगर जाना होगा तो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ये किस काम आती है ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को कि जब इसे एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना होता है। तो जैसे कि हम अगर यहां से लेंगे, ये ग्राउंड स्टेट हुई इलेक्ट्रॉन की, यहां ग्राउंड लेवल, और ये रही इसकी एक्साइटेड लेवल। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हमें ग्राउंड लेवल से अपनी किसी एक्साइटेड लेवल में भेजना है तो हमें इसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अगर हम इसे एनर्जी देंगे इस इलेक्ट्रॉन को तो ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहां से इस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्साइटेशन। यानी कि एक्साइटेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि ये अपनी ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। अगर हम देखेंगे एट रूम टेम्परेचर, अगर हमारे पास रूम टेम्परेचर में एक हाइड्रोजन एटम है तो वो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड लेवल में होंगे। अगर हम इस हाइड्रोजन एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो भी बाद में हम देख लेंगे। अगर हम इसे एनर्जी प्रोवाइड कर लेंगे, मगर कितनी एनर्जी, विच इज डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी बिटवीन टू लेवल्स। तो अगर हम इसे इतनी एनर्जी देंगे इस इलेक्ट्रॉन को जो इसके बराबर होगी, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, अगर हम इसे इतनी एनर्जी दे सकते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो अगर हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स अब एक्साइट हुए हैं और एक्साइटेड, इफ हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, तो उस वक्त हम उस हाइड्रोजन एटम को एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम कहते हैं। नाउ तो ये थी प्रोसेस, यानी कि एक्साइटेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। कैसे चला जाता है? ये अपने अंदर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। तो इसी के साथ साथ जब दूसरी टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, नंबर फर्स्ट टर्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएटेड टर्म, इट इज एक्साइटेशन एनर्जी। तो अब एक्साइटेशन एनर्जी होती क्या है? यानी कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो कितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को ताकि वो अपनी ग्राउंड लेवल से किसी भी एक्साइटेड लेवल में चला जाए। तो ये थी एक्साइटेशन होती है प्रोसेस। एक्साइटेशन एनर्जी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम द लोअर ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। तो अगर हम देख लेंगे ये एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होनी चाहिए, अगर हम हाइड्रोजन एटम को लेंगे तो उस हाइड्रोजन एटम में कितनी होनी चाहिए। तो अब हम देख लेंगे कि एक्साइटेशन एनर्जी, यानी कि अगर हम एक्साइटेड स्टेटस देखेंगे, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2, यानी कि सेकंड लेवल में चला गया, यानी कि फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो इसे कितनी एनर्जी चाहिए ताकि ये
ग्राउंड लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड लेवल में चला जाए तो हमें मालूम है वो कितनी होगी, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस लोअर लेवल। तो एनर्जी कितनी चाहिए, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो हमने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि जो सेकंड लेवल में एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की वो होती है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स माइनस, तो फर्स्ट में कितनी होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो वो कितना हुआ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अगर हमें हाइड्रोजन एटम को यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में है, अगर उसे हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए, वो होनी चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसी तरीके से अगर हम देख लेंगे कि अगर हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू 3 इसमें चला जाए सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो वो क्या होगा, यानी कि वो होगी उसकी एनर्जी चाहिए E इज इक्वल टू E3 माइनस E1। तो E3 कितनी होती है माइनस 1.51 माइनस E1 की कितनी होनी चाहिए माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो वो कितनी हुई 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अगर हमें इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेजना है n इज इक्वल टू 3, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए यहां भेजने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को, तो हमें चाहिए 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी, ताकि ये ग्राउंड स्टेट से किस सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। इसी तरीके से अगर हम देख लेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल टू 4 यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे, तो इसी तरीके से उसकी एनर्जी होगी E इज इक्वल टू E4 माइनस E1। तो फिर से लिख लो वो कितना होगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नाउ अगर हम इलेक्ट्रॉन को यानी कि ग्राउंड स्टेट से किस स्टेट में इनफाइनाइट स्टेट में भेज देंगे, यानी कि जो लास्ट स्टेट होगा इलेक्ट्रॉन का, तो कितनी एनर्जी चाहिए हमें एक्साइटेशन एनर्जी, उसे E इनफाइनाइट माइनस E1, तो वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम से बाहर निकालना है, मान लो ये n इज इक्वल टू इनफाइनाइट स्टेट है, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए एक्साइटेशन एनर्जी, वो होनी चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नाउ उसके बाद ये थी एक्साइटेशन एनर्जी। इसके बाद हम देखेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल, वो क्या होती है, यानी कि नंबर 2 टर्म इन द एक्साइटेशन इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल। हु इज एक्साइटेशन पोटेंशियल? तो एक्साइटेशन पोटेंशियल होती क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इन दो लेवल्स में, यानी कि जो ग्राउंड लेवल होगा और फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, ये लेंगे n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमें ग्राउंड लेवल से किस लेवल में भेजना है, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, तो हम एनर्जी देंगे इसे, उस एनर्जी को कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये किस एक्सेलरेशन से, यानी कि ये जो लेवल होगी इस लेवल और इस लेवल के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। तो कितनी एक्सेलरेशन ये गेन करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहां जाने में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, जो एक्साइटेशन पोटेंशियल होती है ये होती है पोटेंशियल डिफरेंस, जो ये इलेक्ट्रॉन यानी कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, या सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, या थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। तो हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस में मूव हो रहा है, यानी कि वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लेंगे V, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट होगा तो वो गेन करेगा एनर्जी, तो वो एनर्जी लेते हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो कितनी एक्सेलरेशन गेन करेगा, यानी कि कितनी वोल्ट्स, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होगी जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो हमें इसकी एनर्जी मालूम है, इट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी इसकी, यानी कि एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो V एक्साइटेशन किसके बराबर होगी, वो होगी कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इसने एनर्जी गेन की है डिवाइड बाय चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वो कितनी हुई, अगर ये फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में चला गया तो वो कितनी थी 10.2, तो इसने गेन की 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी इनटू EV
डिवाइड बाय ई, तो ई और ई कैंसिल होगा, तो कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी इन दो लेवल्स के दरमियान, तो वो होगी 10.2 वोल्ट्स। तो वो कितनी एक्सेलरेशन देंगे इस इलेक्ट्रॉन को जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, कितनी गेन एक्सेलरेशन करेगा ये इलेक्ट्रॉन, वो होती है एक्साइटेशन पोटेंशियल, यानी कि डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। तो ये थी यहां तक एक्साइटेशन एंड एसोसिएटेड टर्म्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन होती क्या है? आयोनाइजेशन भी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव यानी कि डिटैच करते हैं अपने एटम से, तो या नॉक कर लेते हैं। आयोनाइजेशन भी क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें प्रोसेस ऑफ डिटैचिंग और नॉकिंग, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को एटम से अब बाहर निकालना है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम आयोनाइजेशन। यानी कि एक्साइटेशन थी कि उसे कितनी एनर्जी चाहिए एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, बट अगर इन आयोनाइजेशन हम देखेंगे, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन एटम से रिमूव होता है, यानी कि डिटैच होता, अलग होता है, या उसे हम बाहर निकालते हैं उस इलेक्ट्रॉन को। तो अगर ये देखा जाए, अगर ये कंप्लीटली, अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम एटम, अगर हमने एटम से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव किया तो उसे डिफिशिएंसी दिखेगी, यानी कि वो उसमें डिफिशिएंसी क्रिएट होगी। वो डिफिशिएंसी दैट मीन्स उसमें होल्स क्रिएट होंगे। तो उसको हम कहते हैं कि जो ये कंप्लीटली रिमूव हुआ तो वो खुद को एक पॉजिटिव आयन बनाता है, इट बिकम्स ए पॉजिटिव आयन। कौन बनता है पॉजिटिव आयन? वो एटम। अगर हमारे पास एक एटम होगा, मान लो ये एक एटम है, तो इस एटम से हमने क्या कहा, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो ये खुद को एक पॉजिटिव आयन बनाता है, यानी कि इसके ऊपर एक चार्ज आती है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बनता है आयन, बट पॉजिटिव। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है। तो इसके साथ हमें जो टर्म्स चाहिए वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे हमने एक्साइटेशन में एक्साइटेशन एनर्जी एक्सप्लेन की, तो उसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कितनी एनर्जी चाहिए हमें इस इलेक्ट्रॉन को नॉक करने में, यानी कि अगर इसे एटम से बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी। किस लिए? ताकि हम इस इलेक्ट्रॉन को एटम से नॉक कर ले। मान लो अगर हमने हाइड्रोजन एटम, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, अगर हाइड्रोजन एटम से हमें इलेक्ट्रॉन को नॉक करना है, यानी कि बाहर निकालना है, तो ये रहा हमारा हाइड्रोजन एटम। अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए हमें, उस एनर्जी को कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कितनी एनर्जी चाहिए मुझे, हमें पता है कि E इज इक्वल टू E इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट लेवल की एनर्जी, माइनस कर लेंगे इसे हम E1 से। अगर ये ग्राउंड स्टेट में होगा तो इसे नॉक करना है, तो E इन्फिनिटी मीन्स दैट इज 0, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो वो हुई प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इतनी एनर्जी चाहिए हमें। अगर हमें हाइड्रोजन एटम से ये इलेक्ट्रॉन नॉक करना है तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर हम देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, यानी कि हमें कब सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, वो अगर ग्राउंड स्टेट में होगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी हमें उसे बाहर निकालने में। अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया था, तो अब हमें उसे एनर्जी देनी है कितनी, ताकि वो नॉक हो जाए उससे। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी हमें उस वक्त जब हम ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे हाइड्रोजन एटम से। अगर हम चाहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा
तो उसे बाहर निकालना है। तो उस वक्त यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन, इफ ई इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हमें मालूम है, इट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो एनर्जी इतनी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को इस स्टेट से बाहर निकालना है, हाइड्रोजन एटम की इस स्टेट से, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए? E इज इक्वल टू E इनफाइनाइट माइनस E2 विच इज 0 माइनस -3.4 विच इज 3.4। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा तो हमें इतनी ही एनर्जी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, यानी कि नॉकआउट करने में। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट में होगा तो उसकी एनर्जी उससे कम होती है, यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होगा तो उस वक्त एनर्जी होती है -1.51। तो इतनी ही एनर्जी यानी कि +1.51 एनर्जी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को नॉक करने के लिए फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। तो पहले सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगी हमें एनर्जी? जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा। उससे कम लगेगी जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा। उससे कम लगेगी अगर वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो ये थी यहाँ तक एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन। तो अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि डी ब्रॉय ने कैसे एक्सप्लेन किया बोहर के सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, दैट मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन किन ऑर्बिट्स में घूमेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो बोहर ने ऐसा कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगी, यानी कि किन स्टेटस में उसकी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहेगी, वो होने चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 2π। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम n ऑर्बिटस लेंगे तो हम कहेंगे NH। तो ये n ऑर्बिटस यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश कितने ऑर्बिटस होंगे तो उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम देंगे। यानी कि अगर फर्स्ट स्टेट में हम देखेंगे, यानी कि जो फर्स्ट लेवल होगा उसमें एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का h/2π। तो सेकंड का होगा 2h/2π, थर्ड का होगा 3h/2π। तो अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेटस में ऐसा हुआ तो ये स्टेटस क्वांटाइज्ड होंगे। बट इन्हीं में क्यों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा? वाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दी स्टेटस? तो बोहर ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया था। तो वाई इलेक्ट्रॉन Why electron revolves in stationary status? यानी कि स्टेशनरी स्टेटस कौन सी स्टेटस होती है? जहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होती है या फिक्स्ड होती है। वाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन स्टेशनरी स्टेटस? बोहर ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था। वाई क्यों रिवॉल्व हो रहे हैं तो बोहर ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था। तो फिर उसके बाद लुईस डी ब्रॉय आए जिन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है, यानी कि इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव नेचर शो कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी, यानी कि कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो इसकी वेवलेंथ होती है, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो इसका मोमेंटम होता है। तो इस लुईस डी ब्रॉय ने मोमेंटम और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक रिलेशन दी हमें। यानी कि उसने कहा था कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसके साथ यानी कि जब ये देखा गया कि बोहर ने ऐसा कहा था तो लुईस डी ब्रॉय ने उस वक्त ये दिखाया हमें कि इलेक्ट्रॉन वेव बिहेवियर भी शो कर रहा है। तो वेव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्टेशनरी ऑर्बिट्स के दरमियान डी ब्रॉय ने एक कनेक्शन ढूंढ लिया। यानी कि इसने ये नहीं कहा था, बट लुईस डी ब्रॉय ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टेशनरी स्टेट्स जो होती है, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होती है, तो वेव नेचर एंड स्टेशनरी स्टेटस, इनमें डी ब्रॉय को एक कनेक्शन मिला। यानी कि इसने एक कनेक्शन देखा कि वाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो इसने इसे एक्सप्लेन अप किया।
कैसे एक्सप्लेन किया, इसने कहा कि हम अगर एज्यूम करेंगे, यानी कि ही एज्यूम्ड दैट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटस आर स्टेबल, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटस तब तक ही स्टेबल होंगे जब तक उनमें इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर होगी, यानी कि वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड एन इंटीग्रल मल्टीपल। तो उसने एक कनेक्शन ढूंढ लिया, यानी कि उसने कनेक्शन ढूंढ लिया स्टेशनरी स्टेटस और वेव नेचर के दरमियान। फिर उसने क्या कहा, फिर उसने दिखाया, उसने अज्यूम किया ही अज्यूम्ड उसने क्या अज्यूम किया कि जो ऑर्बिट्स होंगी और स्टेबल ओनली, वो तब तक ही स्टेबल रहती है अगर उन स्टेटस में, यानी कि इन ऑर्बिट्स या इन लेवल्स में इलेक्ट्रॉन की वेव होगी, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल। यानी कि वेव नेचर, यानी कि वेव लेंथ जो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की इन ऑर्बिट्स में, वो होनी चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल। यानी कि अगर हम देखेंगे कि जो पहला स्टेट होगा, यानी कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो पहली ऑर्बिट जो स्टेशनरी होगी, तो कनेक्शन इसने ढूंढ लिया था, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1, यानी कि 1 लैम्बडा। अगर हम दूसरा ऑर्बिट लेंगे फॉर सेकंड ऑर्बिट या फॉर सेकंड लेवल, तो उसमें इलेक्ट्रॉन अगर 2 वेव्स बना लेता है तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, यानी कि 2 वेव्स। तो ऐसे ही अगर हमारे पास थर्ड ऑर्बिट होगा, तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 लैम्बडा, यानी कि 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा। तो यही स्टेटस होंगी स्टेबल स्टेटस। ये हमें डी ब्रॉय ने कहा। कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमारे पास हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे और ये लेंगे पहला ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का, यानी कि ये ऑर्बिट अब स्टेबल है। तो कब तक स्टेबल होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें अपनी वेव लेंथ, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल, तो मान लो ये क्रस्ट हुआ यहां तक और ये यहां से ट्रफ हुआ, यानी कि क्रस्ट प्लस ट्रफ, तो इसकी जो टोटल वेव लेंथ होगी वो होगी लैम्बडा के बराबर। अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ने एक वेव लेंथ कंप्लीट की तो वो रहेगा पहला स्टेबल ऑर्बिट। हाँ, अगर दूसरा होगा, फॉर एग्जांपल अब जो दूसरा ऑर्बिट होगा, ये पहला ऑर्बिट था, अब अगर हम दूसरा ऑर्बिट, अगर दूसरा ऑर्बिट हमें स्टेबल चाहिए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 लैम्बडा, यानी कि मान लो यहां से फिक्स्ड है यहां तक, तो अगर इसने ऐसा शो किया क्रस्ट और यहां दिखा दिया ट्रफ, तो एक कंप्लीट साइकिल हुआ। अगर फिर यहां से इसने फिर से क्रस्ट दिखाया और फिर यहां से ट्रफ, तो अगर इसके 2 साइकिल्स, यहां से यहां तक 1 लैम्बडा था, यहां से यहां तक एक और लैम्बडा हुआ, तो 2 लैम्बडा। ऐसे ही अगर हम देखेंगे थर्ड ऑर्बिट, मान लो ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है, तो अगर थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ने कितनी वेव शो की, कितना वेव लेंथ दिखाया, यानी कि 3 लैम्बडा, यानी कि 1 लैम्बडा इतना हुआ, दूसरा लैम्बडा यहां से यहां तक, तो तीसरा यहां से यहां तक। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स में घूम रहा है, यानी कि उसने क्या कहा था, वेव नेचर एंड स्टेशनरी स्टेटस देयर इज ए कनेक्शन। तो उसने एज्यूम क्या किया कि ऑर्बिट्स वही स्टेबल होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ इंटीग्रल मल्टीपल होगी, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक वेव लेंथ पूरा कंप्लीट करना चाहिए, दूसरी जो स्टेट होगी उसमें 2, और जो तीसरी ऑर्बिट होगी या तीसरी लेवल, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 3 साइकिल्स यानी कि 3 लैम्बडा की वेवलेंथ शो करना चाहिए, तभी जाके ये स्टेटस जो होंगी ये स्टेटस स्टेबल होंगी। तो अगर हम इसे और एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि उसने क्या कैसे इसे एक्सप्लेन किया था, तो डी ब्रॉय ने कुछ हाइपोथेसिस लिए थे, यानी कि उसने कहा कि ये बराबर कैसे होगा, यानी कि जैसे हम देख रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स, तो डी ब्रॉय ने अपनी हाइपोथेसिस बनाई। उसने एक एनालॉगस यानी कि कंपेयर किया कि जो स्टैंडिंग वेव्स होती है एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में, मान लो हम एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग लेंगे, यानी कि एक स्ट्रिंग लेंगे जो फिक्स्ड होगी, तो जब हम इसे प्लग कर लेंगे तो इसमें वेव्स जनरेट होंगी
अगर वो वेव्स ऐसे हुई, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल हुआ ऐसे, या अगर हम उसमें वेव्स ऐसे जनरेट कर लेंगे, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि 1 लैम्डा 2 लैम्डा, तो ऐसे जनरेट कर लेंगे। तो डी ब्राय ने अपने हाइपोथेसिस में कहा कि ये जो एनालॉगस यानी कि स्टैंडिंग वेव्स इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जैसे इसमें ये वेव्स जनरेट होंगे, इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपने ऑर्बिट्स में ऐसे ही वेव्स जनरेट कर लेगा। तो अगर हम ऐसे देख लेंगे, उसने ऐसा कहा था, तो अगर स्टैंडिंग वेव्स एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में जनरेट होंगी जैसे इसमें होंगी, तो अगर ये जो स्ट्रिंग है इसकी जितनी लेंथ होगी, अगर उसे हम कंपेयर करेंगे, यानी कि ये जितनी लेंथ हुई इस स्ट्रिंग की, इतनी हमारी सरकमफ्रेंस है ऑर्बिट की, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट। तो ये अभी तक लीनियरली थी, अगर हम इसे गोल कर लेंगे तो ऐसे बनेगी। तो जितनी इसकी लेंथ थी हम इतनी ही सरकमफ्रेंस बनाएंगे इस ऑर्बिट की। तो ये इसने अपनी हाइपोथेसिस में एक एनालॉजी दी, यानी कि जो स्टैंडिंग वेव्स एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में जनरेट होंगी, अगर उस स्ट्रिंग की लेंथ हम सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट की लेंगे तो ऐसे उसी में वेव्स जनरेट कर लेंगे। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, इसने एक साइकिल कंप्लीट किया, यहाँ से ऐसे, फिर एक और कंप्लीट साइकिल किया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे चलता गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हो रहा है, यानी कि अगर ये जो हमारी सरकमफ्रेंस है, अगर ये सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल हुई लैम्डा की, यानी कि अगर सरकमफ्रेंस हुई इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, दैट मीन्स n लैम्डा, कि कितने साइकिल्स बनाएगा। तो हमने देखा फर्स्ट में तो ये एक ही बना रहा है, सेकंड में 2, थर्ड में 3, यानी कि अगर सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इंटीग्रल मल्टीपल हो रही है किसकी, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो तब जाके ये क्वांटाइजेशन प्रूफ होती है, यानी कि ये हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हमें क्या दिखाना है इसका प्रूफ की, यानी कि जो सरकमफ्रेंस होगी 2πr, यानी कि किसी भी ऑर्बिट की अगर हम 2πrn लेंगे, अगर वो निकली किसके बराबर, n लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन्हीं स्टेटस में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो यही स्टेटस और स्टेशनरी स्टेटस होंगे, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो अब हम इसे प्रूफ देंगे। तो प्रूफ, तो बोहर ने क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mv, और यानी कि किस ऑर्बिट में लेंगे, और n ऑर्बिट में लेंगे, यानी कि nth ऑर्बिट जो होगा उसकी रेडियस लेंगे, अगर ये एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, सिंस हमने यहाँ कौन सा ऑर्बिट लिया, n ऑर्बिट, तो यहाँ n रख लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल रहा है mvr, तो हमें मिलेगा, यहाँ से मिला 2π, यहाँ ले जाओ को 2πrn डिवाइड बाय mv, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो इसके बदले h/mv के बदले हम लिख सकते हैं लैम्डा। तो देयरफॉर हमें क्या मिला, 2πr द सर्कमफ्रेंस ऑफ द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यही हमने कहा था कि अगर सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट जो हमारा स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, जैसे ये स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो अगर ये स्टेशनरी ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस इंटीग्रल मल्टीपल हुई, यानी कि 1 2 3 4 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होंगी स्टेशनरी स्टेटस। तो ये डी ब्रॉय ने एक्सप्लेनेशन दी बोहर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। तो बोहर ने ये नहीं कहा था कि क्यों स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बट लुईस डी ब्रॉय ने हमें बताया कि क्यों घूमेंगे, क्योंकि उनमें उसकी वेवलेंथ जो होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी, यानी कि उसकी सरकमफ्रेंस की, यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो एक वेवलेंथ जनरेट करेगा, सेकंड में तो 2 वेवलेंथ्स। ऐसे ही अगर हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 और 5,
तो ये कौन सी स्टेट हुई? फिफ्थ स्टेशनरी स्टेट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 5 वेवलेंथ्स कंप्लीट कर रहा है। अगर हमारे पास ऐसा होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में घूम रहा है, मतलब उसने ऐसे स्टेट्स बनाए, एक साइकिल बनाया यहाँ तक, यहाँ से वो दूसरा साइकिल बना रहा है, 2 साइकिल्स, तो यहाँ से उसने तीसरा बनाया यहाँ तक, तो ये कोई ऑर्बिट होगा ही नहीं, यानी कि दिस इज नॉट ए, ये ऑर्बिट हो सकता है बट इट इज नॉट ए पॉसिबल ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, क्योंकि इसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ तक अगर इसने यहाँ तक गया होता तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होता, बट ये यहाँ से चला गया तो ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं रहेगा। तो ये थी यहाँ तक एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। अब हम जो आखिर में एक्सप्लेन करेंगे, इट इज द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। नाउ अब हम एक्सप्लेन करेंगे लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल अब कहाँ पे फेल होता है? तो सबसे पहले स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम्स, यानी कि वो एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा होंगे तो उनका जो स्पेक्ट्रम होगा उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि इसने स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन लाइक, H लाइक एटम्स। जैसे हम देखते हैं इसने एक्सप्लेन किया He पॉजिटिव, हीलियम, लिथियम डबल पॉजिटिव। तो इसने स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि इसने हाइड्रोजन लाइक एटम का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया। अगर हम नंबर सेकंड देख लेंगे इसकी लिमिटेशन, तो इसने अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में भी, यानी कि एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या कैसे अरेंज होते हैं, इसने इस बारे में भी कुछ नहीं बताया। नंबर थर्ड अगर हम देखेंगे तो जो इंटेंसिटी होती है स्पेक्ट्रा लाइन्स की, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा लाइन्स, यानी कि जब एक हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो रेडिएशन देता है, उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा लाइन्स। इसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, कांट से एनीथिंग, इसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया हमें कि क्या होगा, कि कितनी इंटेंसिटी होगी स्पेक्ट्रा लाइन्स की। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया था, यानी कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इसने इसे भी अकाउंट नहीं किया था, यानी कि अपनी थ्योरी में इसने इसे यूज नहीं किया था कि वेव नेचर जो होती है इलेक्ट्रॉन की, उस वक्त उसे मालूम नहीं था कि इलेक्ट्रॉन वेव बिहेवियर भी शो करता है। नंबर फिफ्थ अगर हम देखेंगे तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट, इसने जीमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? यानी कि जीमन इफेक्ट होता क्या है कि जब हम एक एनर्जी लेवल, यानी कि जो भी एनर्जी लेवल्स होती है एटम की, उन्हें अगर उस एनर्जी लेवल्स को वो सुप्लिट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि जीमन इफेक्ट होता है सुप्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में इसे पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम को सुप्लिट करता है, यानी कि डिवाइड कर लेता है। तो इसने इसे भी एक्सप्लेन नहीं किया था। तो नंबर 6 था, अगर हम देखेंगे कौन सी लिमिटेशन थी बोहर्स मॉडल की, तो नंबर 6 ये थी कि जब हमने देखा कि जो हमारे पास 5 सीरीज होती है, अगर हम दूसरी सीरीज देख लेंगे बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज हमें किस पोर्शन में मिलती है? विजिबल में। तो जब ये विजिबल पोर्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से किस स्टेट में जाना चाहिए? सेकंड स्टेट में। यानी कि अगर हमारे पास ये है ग्राउंड स्टेट n=1 और ये रही हमारी n=2, तो किसी भी स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में जाएगा
तो वो लाइट दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन जो विजिबल पोर्शन में होगी। मगर जब हमने इस विजिबल पोर्शन को अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप देखा तो इस विजिबल लाइट के बैकग्राउंड में हमें कुछ और विजिबल लाइट मिल रही थी, यानी कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो इसके बैकग्राउंड में हमें कुछ और लाइन्स मिल रही थी। तो बाल्मर सीरीज जो थी उसमें विजिबल लाइट मिलती थी हमें, तो वो विजिबल लाइट क्या, उसके बैकग्राउंड में हमें और लाइट मिल रही थी। तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, जो स्पेक्ट्रल लाइन्स थी उनकी फाइन स्ट्रक्चर जो थी विजिबल पोर्शन में, यानी कि बाल्मर सीरीज में, बोहर ने उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा था। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि अगर हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो हमें इतनी सीरीज क्यों मिलती है, यानी कि हमें लाइमन सीरीज भी मिलती है, बाल्मर सीरीज भी मिलती है, पश्चन, ब्रैकेट और फॉन्ट सीरीज, यहाँ फेरी सीरीज मिलती है। तो इतनी सीरीज क्यों मिलती है अगर उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई इफ इलेक्ट्रॉन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन व्हाई वी हैव लार्ज नंबर ऑफ सीरीजेस। तो जो हमारे पास असल में होता क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस होता है, और ये हाइड्रोजन गैस इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर इस हाइड्रोजन गैस में से हम एक इलेक्ट्रिक करंट पास कर लेंगे या इसे हीट देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स, हमारे पास हाइड्रोजन गैस होती है, यानी कि एक ही एटम नहीं होता है हमारे पास एक गैस होता है हाइड्रोजन का, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिक करंट देंगे या हम इसे और हीट देंगे तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से ये मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं एटम्स में। तो ये स्प्लिट होते हैं एटम्स में। तो उन एटम्स में क्या होता है, मान लो हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एटम है जिसकी ग्राउंड स्टेट ये है, उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये हुई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे, और ये रहा हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसकी ग्राउंड स्टेट ये हुई। तो जब इसे हम इलेक्ट्रिक करंट से ब्रेक डाउन करते हैं अपने एटम्स में तो सारे एटम्स एक ही साथ एक्साइट होते हैं। तो एक्साइट एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में आना चाहते हैं अपनी एनर्जी लॉस करके, या वो सारे एक साथ आएंगे या कहीं कुछ पीछे आएंगे, कुछ बाद में, मतलब पहले आएंगे कुछ बाद में आएंगे। अगर ऐसा होगा, मान लो हमारे पास अभी दो एटम्स है, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर ये है एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आ गया या थर्ड स्टेट से फर्स्ट में आ गया तो अपनी रेडिएशंस देंगे, या अगर इस स्टेट से इस स्टेट में चला गया तो ये मिलेगी हमें लाइमन सीरीज, अगर इस स्टेट में गया तो बाल्मर मिलेगी, अगर ऐसे ही ये थर्ड स्टेट में चला गया पश्चन सीरीज मिलेगी। तो ऐसे ही ये एक ही हाइड्रोजन एटम इतनी सीरीज नहीं देता है, बल्कि एक हाइड्रोजन गैस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्प्लिट होंगे, किन में, हाइड्रोजन एटम्स में। तो सारे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन एक साथ ग्राउंड स्टेट में नहीं आएंगे, वहाँ पहले कुछ आएंगे फिर उसके बाद कुछ आएंगे। तो इस तरह से हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है जो हमें लाइमन, बाल्मर, पश्चन, ब्रैकेट और फॉन्ट या हाफेरी सीरीज में मिलता है। तो ऐसे एक और क्वेश्चन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 4, यानी कि उसने जो पहली स्टेट से एक्साइट होके चौथी स्टेट में चला गया, ना हमें पता है कि वो खुद वापस आएगा ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इमिशन, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, वो खुद वापस आएगा। तो कितनी पॉसिबल फोटॉन्स या कितनी पॉसिबल इमिशन ऑफ फोटॉन्स, हमें कितने फोटॉन्स मिलेंगे। तो जब वो इलेक्ट्रॉन 4 से पहली स्टेट में, यानी कि ट्रांजिशन हुई थी यहाँ से यहाँ, तो पॉसिबल स्टेटस कौन से होंगे जहाँ ये इलेक्ट्रॉन जा सकते, तो पॉसिबल n से, यानी कि n इज इक्वल टू 4 टू वापस आने में n इज इक्वल टू 1। तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में भी चला सकता है, फोर्थ से सेकंड में भी, या फोर्थ से पहले ही ऑर्बिट में चला जाएगा,
या अगर तीसरी स्टेट में चला गया तो 3 से अब 2 भी हो सकती है, तो 3 से वो पहले ही स्टेट में आ सकता है। या ऐसे अगर दूसरी स्टेट में चला गया था तो 2 से पहले में आ सकता है। तो कितने हुए, ये हुए 3 2 1, तो 6 हुए, टोटल में 6। तो हमें कितने 6 फोटॉन्स मिलेंगे, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ स्टेट से पहली स्टेट में आएगा तो कितने पॉसिबल फोटॉन्स हमें मिलेंगे, तो वो पॉसिबल फोटॉन्स होंगे 6। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन किससे n = 5 से टू n = 1 इस स्टेट में चला जाएगा, तो फिफ्थ स्टेट से अगर वो आया पहले स्टेट में जाना तो पॉसिबल है 5 से, फ्रॉम 5 to it goes to 4, तो 5 से 3 में भी जा सकता है, 5 से 2 में भी जा सकता है, या 5 से 1 में भी जा सकता है, या 4 से अब 3 में भी जा सकता है, 4 से 2 और 4 से 1 में भी जा सकता है। तो ऐसे ही 3 में से 2, 3 में से 1, तो 2 में से 1 में चला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ मिलेंगे हमें 10 पॉसिबल फोटॉन्स। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ तक। तो जो भी बाकी प्रॉब्लम्स होंगी इसमें लाइमन सीरीज में, बाल्मर सीरीज, पश्चिम ब्रैकेट, वो मैं नोट्स में प्रोवाइड कर लूँगा। तो यहाँ तक होता है एटम और न्यूक्लियर हमारा ख़त्म। तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी इन सारे टॉपिक्स में भी तो कमेंट में लिखना कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, हम उसे दूर कर लेंगे।